नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा की, जहां पर अर्थकॉन बिल्डर के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन लगातार जारी है। लापता शख्स को ढूंढने का काम कर रही है पुलिस। लापता शख्स के परिजन ग्रामीणों के साथ कर रहे हैं प्रदर्शन और खुदकुशी करने के पत्र लिखकर लापता हुआ शख्स अर्थकॉन बिल्डर पर 11 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। परियोजना ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाया था। शख्स को गायब करने का आरोप लगा है। नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित है अर्थकॉन बिल्डर का कार्यालय। तो नोएडा के सेक्टर 4 में अर्थकॉन बिल्डर का कार्यालय स्थित है, जहां पर यह आरोप लगाया गया कि नोएडा में अर्थकॉन बिल्डर के कार्यालय के बाहर लगातार जो परिजन है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लापता शख्स के परिजन ग्रामीण जो बताए जा रहे हैं वो इस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। भतीजा चित्रांग कौशिक 6 दिसंबर से गायब है और बार बार बिल्डर के टच में आने के बाद में उनको वार्निंग देने के बाद में भी वो ये उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हमने उनसे बिल्डर से मिलना चाहा, ये हमसे मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। फिर हमारा आखिरी रास्ता इनके ऑफिस के आगे मजबूर होकर के हम आज उसके धरने पर बैठने को मजबूर किया इन्होंने हमें। तो नोएडा से खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर खुदकुशी करने का पत्र लिखकर लापता हुआ था शख्स। अर्थकॉन बिल्डर पर 11 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। परिजनों ने बिल्डर पर शख्स को गायब करने का आरोप लगाया। नोएडा के सेक्टर 4 में स्थित है अर्थकॉन बिल्डर का कार्यालय, जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं शख्स के परिजन। तो नोएडा में अर्थकॉन बिल्डर के कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं लापता शख्स के परिजन और ग्रामीणों के साथ ये प्रदर्शन इस वक्त भी जारी है। तो खुदकुशी करने का पत्र लिखकर लापता हुआ था शख्स। अर्थकॉन बिल्डर पर 11 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। 11 करोड़ रुपए हड़पे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। परिजनों ने बिल्डर पर आरोप लगाया है। तो अर्थकॉन बिल्डर के कार्यालय के बाहर परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों के साथ जुटकर प्रदर्शन किया जा रहा है। खुदकुशी करने का पत्र लिखकर लापता हुआ था शख्स, जिसके बाद से शख्स की तलाश की जा रही है। अर्थकॉन बिल्डर पर 11 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश परिहार नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो शख्स लापता हुआ है, कहा जा रहा है कि पत्र लिखकर लापता हुआ, उसके बाद परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि जो बिल्डर है उन्होंने ही उसे अगवा करने का काम किया है। जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अर्थकॉन बिल्डर के कार्यालय के बाहर इतनी कड़कड़ाती ठंड में इस युवक के परिजन यहां धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इनका सीधे तौर पे कहना है कि युवक के 11 करोड़ रुपए बिल्डर के पास थे। ये युवक इनसे कॉन्ट्रैक्ट लेता था, जो कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो उसके इन्होंने पैसे इसको युवक को नहीं दिए हैं और इस वजह से युवक के ऊपर कर्ज ज्यादा हो गया था। और युवक ने एक पत्र लिखा कि अगर ये बिल्डर मेरे पैसे नहीं पा रहा है तो मैं एक आत्महत्या कर लूंगा अपनी। तो इसके लेकर जब से 6 तारीख से युवक गायब है और परिजन लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। परिजनों को कहीं ना कहीं शक है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए बिल्डर के ऊपर कि बिल्डर ने इसे गायब कर दिया है और ये मिल नहीं पा रहा है। परिजन बहुत परेशान है इनके। जी रमेश, लेकिन अगर शख्स पर ये आरोप, बिल्डर पर अगर ये आरोप लगा था कि अगर बिल्डर ने ही उसे शख्स को अगर गायब करवाया है, तो इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? क्योंकि परिजन तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कार्यालय के बाहर। देखिए, प्रशासन की ओर से साफ सीधे शब्दों में कह दिया गया, एनसीटीएल का ये जो मामला है और लेन देन का मामला था और बिल्डर के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इस वजह से बिल्डर पैसा देने में नाकाम रहा है। ये मामला जो है ये पैसे का लेन देन का मामला है, लेकिन प्रशासन ये कहने में बच रहा है ये मामला गुमशुदगी का मामला नहीं है। अगर 11 करोड़ के हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है बिल्डर पर, तो क्या इस बात में कोई तथ्य सामने रखे गए हैं? जी बिल्कुल, परिजनों की ओर से साफ सीधे शब्दों में कहा गया कि देखिए, हाँ, हमारे जो युवक था, ये चित्रांक नाम का युवक था, इस युवक को 2 चेकें दी गई थी, वो चेकें बाउंस हुई थी। इसके बाद से लगातार मार्केट से लोगों का प्रेशर बन रहा था अपने पैसे को वापस मांगने को, लेकिन बिल्डर ने कुछ नहीं सुना और उसके पैसे नहीं दिए और पैसे हड़प लिए। 11 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। इस वजह से बिल्डर के दबाव में आकर उस युवक ने एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा, अगर मैं मरता हूं या जो भी कुछ होता है या आत्महत्या करता हूं तो इसका आरोपी यह बिल्डर होगा। और उसके बाद से वह युवक गायब हो चुका है। जी रमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अर्थकॉन बिल्डर का ये मामला पूरा बताया जा रहा है, तो क्या अर्थकॉन बिल्डर्स की तरफ से क्या अब तक कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है? नहीं, अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करेगा और साथ ही बिल्डर भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, ना ही प्रशासन के सामने आ रहे हैं।
उनकी ओर से कुछ भी किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई है। परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि ये जो पत्र आया है, ये पत्र भी बिल्डर की ओर से भेजा गया था। रमेश, परिजन मांग क्या करे, क्योंकि वो धरना देने के लिए ग्रामीणों के साथ तो वहां कार्यालय के बाहर बैठ चुके हैं, लेकिन उनकी मांग क्या है पूरी तरीके से? उनकी पहली मांग यही है कि उनका जो युवक है, पुत्र है, वो मिल जाए और सुरक्षित मिल जाए, नहीं तो वह धरना देते रहेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। वो यहाँ से हटेंगे नहीं, कार्यालय के बाहर ही बैठे रहेंगे, उनका साफ कहना है। जी रमेश, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कहीं ना कहीं कि अगर इस तरीके की हरकत की गई है और अर्थकॉन बिल्डर्स की तरफ से अब तक इसमें कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया है, तो क्या इसे ये मान लिया जाए कि वाकई कहीं ना कहीं इसमें अर्थकॉन बिल्डर्स के नाम शामिल बताए जा सकते हैं? और अगर वो शख्स उसने पत्र लिखा, पत्र में उसने साफ तौर पर यह जाहिर किया है अर्थकॉन बिल्डर्स का नाम लेते हुए कि अगर उसे कुछ भी होता है तो ये पूरा श्रेय अर्थकॉन बिल्डर को ही जाता है कि उनके वजह से उसने खुदकुशी की है। जी बिल्कुल, सीधे शब्दों में युवक ने अपने पत्र में लिखा था। आखिरी बार जब वो पत्र लिखा है वो भी बिल्डर के द्वारा इनके परिजनों को भेजा गया है व्हाट्सएप पे कि ये आपके बेटे की ओर से ये पत्र छोड़ा गया है, और जबकि उसमें सीधे सीधे आरोप बिल्डर के ऊपर लग रहे हैं कि अगर मेरी जान जाती है तो उसके जिम्मेदार बिल्डर होते हैं, और ये बिल्डर ही जिम्मेदार है क्योंकि इन्होंने इसकी साइट का पैसा बकाया था 11 करोड़, वो पैसा दे नहीं रहे थे बिल्डर। लगातार युवक के द्वारा अपना पैसा मांगा जा रहा था, और 11 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, जिसके लिए एवज में युवक जब से गायब है, 6 दिसंबर से युवक गायब है, उसको लेकर लगातार परेशान है घर वाले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कोरोना वैक्सीन को लगाने से मना कर दिया है। अखिलेश यादव ने बयान जारी करके कहा है कि वो किसी भी कीमत पर कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी सरकार में फ्री टीका बांटा जाएगा। अखिलेश यादव का ये बयान है। और वो भी बीजेपी लगाई, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो लखनऊ में अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार भी सामने आ गया। यूपी के लोगों को अखिलेश पर भरोसा नहीं है। केशव प्रसाद का ये कहना है, केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान जारी कर कहा है कि अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार देखने को मिला। यूपी के लोगों को अखिलेश पर भरोसा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है। वैक्सीन पर सवाल उठाना डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान है, तो अखिलेश को अपने बयान के लिए माफी मांग लेनी चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें, और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। और वहीं कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अखिलेश यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। भारत में निर्मित होने वाली वैक्सीन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं मंत्रियों ने जिस तरह से राजनीति की, देशवासियों को भरोसा नहीं रहा है। मुझे लगता है इस भरोसे को कायम रखने के लिए सबसे पहले जिन लोगों ने राजनीति की उन्हें आकर टीका लगवाकर भरोसा देना पड़ेगा। खबर लखनऊ से, जहां जल निगम सहारनपुर परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। जल निगम सहारनपुर परियोजना प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगे। गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ करोड़ों के फर्जी भुगतान की शिकायत की गई। दागी परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने विभाग को करोड़ों का चूना लगाया है।
तो वहीं आपको बता दें कि न्यूज़ वन इंडिया की टीम जब इस घोटाले की पड़ताल करने के लिए उन गांव में जब पहुंची थी तो लोगों ने जल निगम के कारनामों की पोल खोल कर रख दी थी, क्योंकि राजेंद्र सिंह पर कई आरोप ऐसे लगे थे, जिसके बाद से जो जल निगम परियोजना प्रबंधक की काली करतूतों की खबर सामने आई। न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रही है। न्यूज़ वन इंडिया का ये बड़ा खुलासा आपने देखा कि किस तरीके से जल निगम में ये बड़ा घोटाला सामने आया है। किराए के भवन में ये जो घोटाले को अंजाम दिया गया। जल निगम सहारनपुर में पिछले 1 वर्ष से नेता रहे हैं और 18 वर्षों के कार्यकाल में 2 बार पहले भी सस्पेंड किए जा चुके हैं राजेंद्र सिंह। सहारनपुर जल निगम का ये बड़ा घोटाला सामने आया है। तो भैया हम आपको बता दें कि जिस तरीके से राजेंद्र सिंह के कार्यकाल का जो इतिहास रहा है उसमें भी उन्होंने कई घोटालों को अंजाम दिया है। तमाम अधिकारी या डीएम जो है वो तो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई होती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। तो न्यूज़ वन इंडिया बड़ा खुलासा कर रहा है। बनेडा खेमचंद्र पेयजल योजना में 7.88 लाख का घोटाला किया गया था। घघोरेकी में 2 पेयजल योजनाओं में 6,57,000 और 6,84,000 का भी घोटाला किया गया था राजेंद्र सिंह की तरफ से। तो ये तमाम घोटाले हम आपको बता रहे जहां पर फर्जी भुगतान को अंजाम दिया गया था। तो इंद्रावली कल्याणपुर पेयजल योजना में 6,48,000 रुपए का भुगतान किया गया था। कपास पेयजल योजना में 6,39,000 रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं रसूलपुर खेरी पेयजल योजना में 9,31,000 रुपए का भुगतान किया गया। जमापुर खेरी पेयजल योजना में 6,58,000 रुपए का भुगतान फर्जी भुगतान किया गया था। तो ये वो तमाम जगह है जहां पर फर्जी भुगतान किए गए थे। फिरोजपुर नंदी पेयजल योजना में 6.5 लाख रुपए का भुगतान किया गया था और घोघरिका में 2 पेयजल योजना में 6,57,000 रुपए का भुगतान किया गया था। तो ये तमाम जगह हैं जहां पर फर्जी भुगतान किए गए थे। तो यूपी के मुखिया भ्रष्टाचार पर लगातार पहरा कर रहे हैं। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ योगी का कोड़ा लगातार चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो राजेंद्र सिंह हैं उनके तरफ से कितने ऐसे घोटालों को अब तक अंजाम दिया जा चुका है। 18 साल के कार्यकाल में उन्हें 2 बार अब तक निलंबित किया जा चुका है। तो वहीं इससे पहले भी वो ऐसे तमाम घोटाले हैं जिसको अंजाम दे चुके हैं। राजेंद्र सिंह पर कुल 8 योजनाओं के फर्जी भुगतान का आरोप लगा है। यूपी के मुखिया भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ योगी का कोड़ा लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम में भ्रष्टाचार के कुछ दीमक सीएम की नजरों से बचकर सरकार के करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस वाली नीति को दीमक की तरह चाटने में लगे हैं। अब की बार भ्रष्टाचार का खेल सहारनपुर के जल निगम में खेला गया। जल निगम के परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह पर घोटाला करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप इस तरह है कि राजेंद्र सिंह ने सहारनपुर में आकर 1 साल में ही बिना टेंडर किए ही करोड़ों का खेल कर दिया। घोघरेकी गांव के बाद हम पहुंचे हैं गांव दुधली बुखारा में। इस गांव का नाम भी उस लिस्ट में है जो जल निगम की ओर से जो जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर भी काम किए गए हैं, क्योंकि दावे किए गए हैं। कई आधा दर्जन जो गांव हैं उनमें दुधली बुखारा का नाम भी है। और यहाँ पर भी जल निगम की ओर से ये कहा गया है कि यहाँ पर सड़कें जिस तरह की जो सीसी रोड है और जो सीमेंटेड रोड है, जो टाइल्स वाली रोड है, वो सब यहाँ पे बनाई गई हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ, ये गाँव की रोड है और यहाँ पर जो पाइपिंग का जो काम होना था, जो पाइपलाइन यहाँ पर बिछनी थी, वो यहाँ पर बिछाई गई है बाकायदा। लेकिन ये सड़क मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले, इस सड़क का जो काम है वो अधूरा है, क्योंकि जल निगम के दावे हैं कि उन्होंने काम करने के बाद जो सीसी रोड जो थी उनके ऊपर पूरा यहाँ पर निर्माण कराया गया। लेकिन ये सड़क बीच में बिल्कुल जो है अभी यहाँ पर कोई काम इस पर नहीं किया गया है। हालांकि पाइपलाइन बिछा दी गई है, क्योंकि पाइपलाइन बिछने के बाद ये होता है कि जो सीमेंटेड सड़क है, जो सीसी रोड है, उस पर सीसी का निर्माण होना था, या जो टाइल्स रोड है उस पर टाइल्स का निर्माण होता है। इसके अलावा गांव में क्योंकि खड़ंजा भी होता है, तो खड़ंजे में भी पाइपलाइन डलने के बाद वहां पर भी निर्माण होना था। लेकिन गांव में किसी भी तरह का कोई निर्माण यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल जिले के 8 गाँव के अंदर जल निगम ने स्वच्छ पेयजल के लिए पानी की टंकियों का निर्माण कराया था। इसके साथ ही इन गाँव के अंदर पेयजल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन कई गाँव में पेयजल लाइन भी नहीं बिछाई जा सकी। फिर भी काम करने वाली कंपनियों को राजेंद्र सिंह ने भुगतान जारी कर दिया। प्रधान जी ये बताओ, यहाँ पे जल निगम की पानी की टंकी लगनी थी जी, नंदी फिरोजपुर में जी, तो क्या वो टंकी बन गई है? टंकी निर्माण पूरा हो चुका है। यहाँ पे पाइपलाइन बिछनी थी, पाइपलाइन पूरी बिछ गई? पाइपलाइन बिछी है,
लेकिन कनेक्शंस भी आधे अधूरे हैं। बाकी जो रोड टूटी हुई है, जो उन्होंने पाइपलाइन बिछाई है, वो भी आधी अधूरी है, आपके सामने है। सारा सामान उखड़ पुखड़ पड़ा है, आने जाने में यातायात में बहुत दुविधा है। जो ये जो सड़क खोदी गई थी जी, तो सड़क ठीक नहीं की? नहीं, सड़क भी आधी अधूरी है, अंदर भी जो कनेक्शन पूरे नहीं हो पाए। सड़कें तो आपके सामने आपने देख ली, और उधर चल के देख लो, सब ऐसे ही व्यवस्था अधूरी पड़ी। कब तक ये काम पूरा होना था? उन्होंने जो दिसंबर के एंड तक हैंडओवर करने का बोला था। जल निगम द्वारा एक पानी की टंकी लगी है, उसके अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ पे कोई सीसी रोड बनी है? ना, जल निगम से कोई रोड नहीं बनी। क्योंकि आप यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जी जी। और यहाँ पे कौन कौन सी कोई टाइल रोड बनी है? ना, कोई रोड नहीं बनी टाइल। कोई सीसी रोड बनी हो? ना, जल रोड बनी है कोई? ना, कोई रोड नहीं बनी। बिटुमिन रोड भी नहीं बनी है? ना, जल निगम से कोई रोड नहीं बने, यहाँ सिर्फ पानी की टंकी बनी है। अब राजेंद्र सिंह के खिलाफ करोड़ों के फर्जी भुगतान की शिकायत जल निगम के आला अधिकारियों से की गई है, जिसमें बताया गया है कि राजेंद्र सिंह ने कहां-कहां फर्जी भुगतान किया। बनेडा खेमचंद पेयजल योजना में 7,88,000 रुपए का फर्जी भुगतान किया गया। फिरोजपुर नंदी पेयजल योजना में 6,30,000 रुपए का भुगतान हुआ। घोकरेकी के अंदर 2 पेयजल योजना में 6,57,000 रुपए, 7,84,000 रुपए का भुगतान हुआ। हरोड़ा मुस्तकम के अंदर 2 पेयजल योजना में 6,80,000 रुपए और 6,43,000 रुपए का भुगतान हुआ। इंद्रावली कल्याणपुर पेयजल योजना में 6,48,000 रुपए का भुगतान हुआ। कपासा पेयजल योजना में 6,39,000 रुपए का भुगतान हुआ। रसूलपुर खेरी पेयजल योजना में 9,31,000 रुपए का भुगतान हुआ। जमापुर खेरी पेयजल योजना में 6,58,000 रुपए का भुगतान हुआ। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम ने जब इस घोटाले की पड़ताल करने के लिए उन गांवों में जाकर देखा तो लोगों ने जल निगम के कारनामों की पोल खोलकर रख दी। जो यहाँ पे पाइपलाइन बिछी है, क्या उसके बाद कोई काम हुआ है? ना जी, इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये देखो सड़कें फटी पड़ी है और बीच का रास्ता देखो बहुत खराब हो रहा। किस तरह की दिक्कतें आती हैं? दिक्कत यह है कि बारिश हो, यहाँ पब्लिक परेशान हो जाए। लेकिन जो अधिकारी हैं जल निगम के, उन्होंने कहा कि हमने सड़क बिछा दी। नहीं, किसी ने सड़क नहीं बिछाई, जो का तुम बड़ा मामला, किसी ने कोई काम नहीं करा। पानी की टंकी तो लग गई है, लेकिन जो सड़क टूटी थी वो काफ़ी ख़राब है और आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश हुई पीछे बड़ी दिक्कतें हुई है। पानी बढ़ जाता है? जी, पानी बढ़ जाता है। तो ये कितने महीने पहले डली होंगी पाइपलाइन? तकरीबन 2-2.5 महीने पहले। टंकी तो बन गई जी, पाइपलाइन भी डल गई। लेकिन ये पाइपलाइन जो डलने के बाद में जो खुदाई की गई है, ये सड़क नहीं बनाई? ये सड़क नहीं बनी। अच्छा जी। तो ये कब डली, पाइप कब डली है? ये पाइप हो गए कम से कम 2 महीना हो गए। सड़कें खुदी हुई हैं, ऐसे टूटी हुई है, वैसे ही टूटी पड़ी, आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है और काम सब अधूरा पड़ा। सड़कें भी खुदी पड़ी जुगे तो गड्ढे जुगे तो आप देख लो। अगर इमरजेंसी, मेरी तो गाड़ी खुद का एक्सीडेंट हो गया, चैम्बर नीचे लगकर डैमेज हो गई थी पूरी गाड़ी। इसी की वजह से? हाँ, इसी की वजह से हुई। तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो कायदे पर ठेकेदार, जल निगम होना चाहिए, ठेकेदार होना चाहिए। इधर जल निगम परियोजना प्रबंधक के काली करतूतों की खबर जब जिला अधिकारी को लगी तो उन्होंने तुरंत पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। अब डीएम अखिलेश सिंह दावा कर रहे हैं कि दोषी जो भी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि कुछ गांवों में पानी की टंकी बन गई है और उसमें जो पाइपलाइन डालनी है वो भी डाल दिया गया है, किंतु उसका जो सुधार का काम जो है कराया जाना था वो आपके मुताबिक अभी नहीं हुआ है। जो भी स्पेसिफिक आपकी जानकारी है उसके मुताबिक हम लोग उसको एक बार फिर से उसकी जांच करा लेंगे और अगर कहीं पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें निश्चित रूप से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अब डीएम साहब भले ही कार्रवाई का ढोल बजा रहे हों, लेकिन राजेंद्र सिंह की कारस्तानी का ये पहला मामला नहीं है। वो इससे पहले भी अपनी करतूतों की वजह से कई बार निलंबित रह चुके हैं। राजेंद्र सिंह का कार्यकाल का इतिहास: 1 साल से सहारनपुर में तैनात हैं परियोजना प्रबंधक राजेंद्र सिंह। 18 साल के कार्यकाल में 2 बार किए जा चुके हैं निलंबित। निर्माण खंड कन्नौज से निलंबित किए जा चुके हैं राजेंद्र सिंह। छठे खंड वाराणसी में राजेंद्र सिंह किए जा चुके थे निलंबित। राजेंद्र सिंह पर कुल 8 योजनाओं के फर्जी भुगतान का आरोप है। राजेंद्र सिंह पर कुल 70,44,000 रुपए के फर्जी भुगतान का आरोप है। देखिए, अभी ये जो बात आप बता रहे हैं ये अगस्त 2019 की बात है, अगस्त 2020 की, और
लगभग करीब 7-8 महीने हो चुके हैं। ये प्रकरण जब योजना निर्माणाधीन थी, 6 नहीं कुल 20 योजनाएं निर्माणाधीन थी, उसमें शुरू में एक कंप्लेंट आई थी कि साहब जो है सीसी रोड जो तोड़ी गई है बनी नहीं है, कुछ बनी है तो उनके भुगतान निकाल लिए गए हैं, कुछ इस तरीके के इश्यूज़ आए थे। लेकिन हमारे एस्टीमेट में हर योजना में संपर्क मार्गों को तोड़ करके एक सीमित चौड़ाई में तोड़ करके बिछाने का कार्य और उसके बाद में हाउस कनेक्शन, लोगों को घरों में कनेक्शन देने का कार्य, उसमें भी सीसी रोड टूटती है। सीसी है, बीओई है, खड़ंजा है या कोई बिटवीन रोड है, और फिर उसके बाद में उसे बनाने का कार्य। ये दोनों चीज़ों का प्राविधान पैसे का होता है, पैसे की कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। जब ये काम कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है तो अपने जब शुरू में प्रारंभ में काम होता है तो निश्चित रूप से सड़कें खुदती हैं। खुदने के बाद में उनको करीब 3-1 महीने तक जो है हम लोग टेम्प्रेरी रिस्टेटमेंट में रखते हैं, मतलब सामान्य मरम्मत में रखते हैं। तो उसको इतना मरम्मत कर देते हैं कि आदमी उस पर चल पाए। कहीं कहीं ऐसी समस्या आती है कि जहाँ ठेकेदार कुछ गलियों में खोद के डाल गया और उसने नहीं बनाया, तो ऐसे में हम लोग पत्राचार करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बात भी करते हैं, हमारे अधिकारी वगैरह देखते हैं, उनको ठीक कराने का तत्काल प्रयास किया जाता है। योजना लगभग 50% से ऊपर होने जब लगती है, 50% से ज़्यादा काम उसके होने लगते हैं, तो फिर सड़कों की मरम्मत का काम भी स्टार्ट हो जाता है। आज की डेट में जिन परियोजनाओं का आपने नाम बताया, मुझे टिप्स पे याद हैं सारी, फिरोजपुर नंदी, कपासा, घोगरे की, हावड़ा मुस्तकम, इंद्रावली, कल्याणपुर, जमापुर, बेरी। आप इन योजनाओं को देख के आइए, सडोली भूट, आप इन योजनाओं को देख के आइए एक बार कि इनमें कितना अच्छी क्वालिटी का जो है सीसी रोड या इंटरलॉकिंग या बीओई जो भी तोड़ा गया था, ज़्यादातर 95% जो है सीसी या बीओई मतलब खड़ंजा, ये 2 चीज़ें हों, और इन दोनों चीज़ों के लिए पर्याप्त अनुबंध में ठेकेदार को पैसा दिया जाता है, सरकार से पूरा पैसा मिल रहा है। बहुत बेहतरीन स्तर पर उन्होंने रोड बनवाई है। मैंने राजेंद्र सिंह पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी साहब खुद को पाक साफ बताने में जुटे हैं। बहरहाल अब राजेंद्र सिंह भले ही सभी आरोपों को नकार रही हो, लेकिन अब जब जांच होगी तो उम्मीद है जल्द ही जल निगम में घोटाले का सच सामने आ जाएगा। विनीत शर्मा, सहारनपुर, न्यूज़ 1 इंडिया। नहीं, देखिए जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि कुछ गांव में पानी की टंकी बन गई है और उसमें जो पाइपलाइन डालनी है वो भी डाल दिया गया है, किंतु उसका जो सुधार का काम जो है कराया जाना था वो आपके मुताबिक अभी नहीं हुआ है। जो भी स्पेसिफिक आपकी जानकारी है उसके मुताबिक हम लोग उसको एक बार फिर से उसकी जांच करा लेंगे, और अगर कहीं पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसमें निश्चित रूप से जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।